हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक रहस्यमय कहानी सुनने जा रहे हैं। कुछ कहानियाँ वो नहीं होती जो सुनाई जाती है, वो होती है जो धीरे धीरे सुनने वाले के भीतर उतर जाया करती है। कुछ कहानियाँ तब शुरू होती है जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, जब दिल शांत होता है और मन कहता है कि आज कुछ गलत नहीं होगा, और ठीक उसी पल कुछ जाग जाया करता है। ये कहानी मेरे दोस्त बाबू की है, तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साल था 2015। नई नौकरी, नई जगह और एक ऐसा भरोसा कि जिंदगी अब सही दिशा में चल पड़ी है। सिलीगुड़ी के पास एक छोटी सी जॉब पोस्टिंग मिली थी। उस गांव का नाम इतनी छोटी कि नक्शे पर उसका नाम ढूंढने में वक्त लग जाए। बाबू को नहीं पता था कि यही छोटी सी जगह उसे उस हफ्ते तक ले जाएगी जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे के काफी करीब आ जाया करती है। बाबू के ज्वाइनिंग में अभी वक्त था, इतना वक्त कि आदमी अपने फैसले पर ज्यादा नहीं सोचता, बस चल पड़ता है। बाबू ने भी यही किया। उसे लगा क्यों ना पहले गांव चले जाऊं, वो गांव जहां हर रास्ता उसे जानता था और हर दीवार ने उसे बड़े होते देखा था। बाबू नहीं जानता था कि कुछ जगह सिर्फ यादों के लिए नहीं होती, कुछ जगह इंतजार करती है। जिस हफ्ते को बाबू आराम और सुकून समझ रहा था, वही हफ्ता चुपचाप उसकी जिंदगी में अपने नाखून करा रहा था। और जब वो हफ्ता खत्म होगा तो बाबू के साथ सिर्फ यादें नहीं लौटेगी, कुछ चीजें वहीं रह जाएगी और कुछ उसके साथ लौट आएगी। 14 नवंबर 2015 सुबह का वक्त था, लेकिन वह सुबह शहर की सुबह जैसा नहीं था। यहाँ सूरज धीरे से निकलता था, जैसे जानता हो कि सबको एक साथ जगाना ठीक नहीं है। जब बाबू गांव पहुंचा तो वो पहली चीज जो उसने महसूस की कि वो रास्ता पहले जैसा नहीं था और वो घर भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं। जैसे ही दादी माँ और दादाजी ने उसे देखा, उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। पहले राहत उतरी, फिर दुआ, ऐसी दुआ जो बिना शब्दों में काफी कुछ कह जाती है। गांव वाले जो बाबू को नाम से ज्यादा उसके बचपन से जानते थे, रुक रुक कर बातें करने लगे। कोई हंसा, कोई पुराने किस्से छेड़ने लगा और कोई बस चुपचाप उसे देखते रहा। बाबू के आंख भर आए। शहर की जिंदगी में इतने लोग थे, लेकिन यहाँ इतना अपनापन था कि सांस लेना आसान लगने लगा। फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी अजीब कसक थी, जैसे ये सुकून काफी ज्यादा हो, जैसे कोई चीज इतनी आसानी से मिलनी नहीं चाहिए थी। बाबू थोड़ा आराम करने लगा और दोपहर होते होते घर में हलचल बढ़ने लगी। हंसी की आवाजें थी, तैयार होने की जल्दीबाजी थी और बाहर निकलने की उत्साह भी, जैसा हर शादी से पहले होता है। दादा दादी और पूरा परिवार गांव के उस शादी के लिए तैयार हो रहे थे, जहां 3 दिन तक शोर, संगीत और लोगों का आवाजाही रहने वाली थी। जाते वक्त बड़े भैया श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 3 दिन का आयोजन है, तू भी चल। उनकी आवाज में कोई जोर नहीं था, बस एक औपचारिक सा न्योता था, जैसे कह रहे हो आएगा तो अच्छा, ना आए तब भी ठीक। बाबू ने मना कर दिया, एक साधारण सी ना कहते हुए, बिना किसी बहस के और बिना किसी वजह बताए। एक एक करके घर के परिवार के लोग बाहर चले गए और घर अचानक काफी खाली हो गया। इतना खाली कि दीवारों को खामोशी सुनाई देने लगी थी और उसी खामोशी में बिना किसी चेतावनी के कहानी ने अपनी दिशा बदल दी। क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ फैसले आवाज नहीं करते, वो बस दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दादी ने बाबू का मना करना सुना, उनका चेहरा एक पल के लिए थम गया। वो पल छोटा था, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा था जो नजर से छूटता नहीं। फिर दादी धीरे से बोली,
इतनी धीमी आवाज में कि घर की दीवारें ही उसके गवाह बने। मछली दादा घर पर हैं, उन्हें ज्यादा तारी पीने मत देना और देर रात तक काम करने मत देना। दादी ने जाने से पहले एक हिदायत दी। आज अमावस की रात है, घर पे या बाहर भी मीट मत बनाना और ना ही खाना। सादा खाना खाकर ही सोना, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। ये मेरी तुम्हारे लिए सलाह भी है और चेतावनी भी, ठीक है? मैंने हामी भर दी। ये हिदायत नहीं थी, ये सावधानियां थी। ऐसी सावधानियां जो बिना वजह कभी नहीं दी जाती। बाबू ने सिर हिलाया। ठीक है दादी, उसने वो शब्द साधारण समझकर कह दिया। लेकिन दादी ने उस ठीक है को ऐसे देखा जैसे वो जानती हो कि आज रात सब कुछ ठीक रहने वाला नहीं है। मछली दादा गांव में शायद ही ऐसा कोई हो जो उन्हें जानता ना हो। वो सबसे हंसते बोलते थे, खाने पीने के शौकीन थे और जिंदगी को हल्के में लेने वाले इंसान लगते थे। लेकिन हमारे घर के अंदर एक पाबंदी थी। घर के अंदर मछली मीट का पकवान सख्त मना था। इसलिए उन्होंने मुख्य घर से थोड़ा हटकर घर के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा अलग घर बना रखा था। अगले दिन दोपहर के वक्त दादाजी मुझे हाट बाजार ले गए। वहां से ताजा खसी की मीट लाया गया। चलते हुए दादाजी हंसी में बोले, आज तारी के साथ जमकर खाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने कहा, मीट तू बनाएगा, आज मैं थोड़ा आराम करूंगा। मैंने हंसकर हामी भर दी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। कोहरा हवा के साथ नहीं आया, वो रेंगता हुआ आ रहा था। वो ऐसा सन्नाटा था जो कुछ छुपा रहा हो। जैसे कोहरा, अंधेरा और सन्नाटा आज पहली बार नहीं बल्कि काफी पुरानी पहचान के बाद फिर से एक दूसरे से आज मिल रहे हो। बाबू चूल्हे के पास बैठा था। लकड़ी जल रही थी और मीट पक रहा था। मीट की खुशबू हवा में घुल रही थी, धीरे और जरूरत से ज्यादा। लेकिन तभी बाबू ने महसूस किया कि मछली दादा आज कुछ अलग लग रहे थे। वो ज्यादा बोल नहीं रहे थे। चेहरे पर चिंता साफ थी, ऐसी बेचैनी जो बिना बोले ये बता दे कि आज रात सामान्य नहीं रहने वाला है। और मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, दादाजी क्या हुआ? वो बोले, अरे महेश आने वाला था, तारी लेके अभी तक आया नहीं। फिर धीरे से उन्होंने कहा, उसे देसी दारू लेने के लिए पैसे भी मैंने दिए थे, लेकिन महेश आया ही नहीं। समय गुजरता गया। मैंने कहा, दादा आप उनके घर हो आइए, मैं तब तक मीट बना लेता हूँ। दादाजी पहले झिझक गए। वो मुझे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे बार बार कहने पर आखिरकार वो मान गए। जाने से पहले उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, अगर कोई आवाज दे तो बाहर मत जाना। फिर उन्होंने जमीन की तरफ देखा, मेरी तरफ नहीं, ना ही दरवाजे की तरफ, सीधे उस जगह की तरफ जहां से कुछ आ सकता है। उन्होंने एक एक मुट्ठी धीरे सावधानी से घर के चारों तरफ नमक का घेरा खींच दिया। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, जैसे ये काम उन्होंने पहली बार ना किया हो। और वो मंत्र से ऐसे कह रहे थे जैसे किसी चीज को अंदर आने से रोका जा रहा हो। नमक का घेरा खत्म होते ही दादाजी के चेहरे पर हंसी और सुकून थी और जाते जाते बस इतना कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दादाजी के जाते ही बस कुछ क्षण ही हुए थे और उसी वक्त से बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी हल्की कि उसे देखा नहीं जा सकता था, बस सुना जा सकता था। बारिश नियमित नहीं थी और बराबर भी नहीं था, जैसे वो बारिश ना हो, जैसे कोई खड़ा होकर जमीन पर उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। धीरे धीरे धैर्य से इंतजार में हर बूंद कह रही हो कि मैं यही हूँ। और उस आवाज में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो आ रही थी,
बल्कि ये थी कि वो कहीं जाने की जल्दी में नहीं थी। उसी ठंडी अजीब सी सुकून भरी रात में मैं चूल्हे के पास खड़ा मीट बनाने लगा। आग काफी तेज नहीं थी, बस इतने के अंधेरे में उसकी लपटें हिलती हुई जिंदा लगे। खसी के मीट की महक धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। तभी बाहर से एक हल्की सी अजनबी आहट आई, ऐसी आवाज जो तेज नहीं थी लेकिन जरूरत से ज्यादा साफ थी। मैंने सिर उठाया। दरवाजे के बाहर एक कांपता हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में एक पुराना थैला जो जमीन से थोड़ा घिस रहा था। वो बूढ़ा आदमी अंदर मुझे देखते ही वहीं रुक गए, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई जाग रहा होगा। वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, अंदर नहीं आ रहे थे और ना ही लौट जाने की कोशिश की। आखिरकार वो थक हार कर बोले, आवाज धीमी थी। मैं महेश हूँ। नाम लेते वक्त उनकी जुबान थोड़ी देर के लिए अटक गई। मैं मजले से मिलने आया हूँ। दादाजी के नाम सुनते ही मेरे भीतर की शंका एक पल के लिए ढीली पड़ गई। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा, लेकिन जैसे ही मीट पकने की गहरी महक उनके नाक तक पहुंची, उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने पूछा, क्या बन रहा है बेटा? उनके सवाल में जिज्ञासा नहीं थी, वो बस पुष्टि करना चाहते थे। मैंने कहा, खसी का मीट बन रहा है चाचा। दादाजी आपको ढूंढने के लिए आप ही के घर गए हैं। वो हंस पड़े। ये उसकी पुरानी आदत है। हंसी के खत्म होते ही अचानक सन्नाटा, जैसे किसी ने गलत बात कह दी हो। अरे मेरे घर जाएगा, थोड़ी मदिरा पिएगा और मुझे नहीं मिला बोलकर वापस आ जाएगा। उन्होंने थैली जमीन पर रखा और बोले, देख, हम सब के लिए तारी लेकर आए हैं। फिर एक पल वो रुके। उनकी नजर धीरे धीरे मेरे चेहरे तक आई। उन्होंने पूछा, मुझे मीट दोगे ना? हाँ चाचा, हम लोगों के लिए तो बना रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में मीट और चावल पक जाएगा। आप भरपेट खाइएगा, लेकिन फिलहाल तब तक आप आग के पास बैठ जाइए, ठंड काफी है। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। लेकिन बैठने से पहले अचानक कुछ उन्हें याद आ गया हो। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ और मुरई का पत्ता लेके आता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उनकी आवाज अजीब तरह से भारी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, इस वक्त खेत की तरफ गलती से भी मत जाना। कोई भी बुलाए, कोई भी कुछ भी कहे, तुम नहीं हिलोगे यहाँ से। मैंने सिर हिलाया। ठीक है चाचा। चाचा के जाते ही मैं फिर से मीट बनाने में जुट गया। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ थोड़ी दूरी पर नारियल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई खड़ी है। काफी हल्की तरीके से उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ जमी हुई थी, दोनों हाथ मेरी तरफ भरे हुए, जैसे खाने की भीख मांग रही हो। मेरे हाथ चूल्हे पर जम गए थे और मेरी आंख उन पर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैं मंत्रमुग्ध होकर थाली में थोड़ा भात और मीट लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं मैं कैसे चल पड़ा। एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे मेरा नहीं किसी और की मर्जी चल रही हो। जैसे जैसे मैं उस बूढ़ी औरत के करीब बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि वो भी उसे सुनाई ना दे जाए। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, रुक जा, एक बार रुक जा। और वो औरत धीरे धीरे एक ही बात दोहरा रही थी, काफी धीमी खींची हुई आवाज में, उसकी आवाज कानों से नहीं सीधे दिमाग के अंदर उतर रही थी। और जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते, वैसे वैसे उनका चेहरा साफ दिखने लगता। पहले बस एक साया था, फिर झुर्रियों से भरा चेहरा, और फिर उनकी आंखें खाली नहीं थी, काफी ज्यादा भरी हुई थी, भूख से, गुस्से से
और किसी अमानवीय लालच से उनका मुंह धीरे धीरे असामान्य तरीके से फैलने लगा, जैसे चेहरे की हड्डियां अपनी जगह छोड़ रही हो। उनकी आंखें मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आ गई, इतनी पास कि मैं उनकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। तभी मैं बिना पीछे देखे जान बचाने के लिए भाग पड़ा। मेरे कानों में अजीब सी उनकी आवाज तैर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा बिल्कुल मेरे पास सट के मेरे साथ ही भाग रहा हो। और अब वो चेहरा बिल्कुल मेरे सामने थी, इतने पास कि अगर मैं एक कदम बढ़ाता तो शायद वो मेरे चेहरे को काट लेती। और तभी काफी धीमी आवाज में उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा उस पल मेरे अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। मेरे हाथों से थाली छूट गई। थाली की आवाज जमीन पर गिरते ही ऐसे गूंजी जैसे किसी चीज ने मुझे पकड़ने की कोशिश की हो। मैं पलटा नहीं, मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागा, जैसे अगर एक पल भी रुक गया तो वो मेरे पीठ में चिपक जाएगी। मैं जान बचाकर भागता हुआ घर के अंदर आ गया। दरवाजा पार करते ही ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य चीज ने मेरे पीठ को छू लिया हो। मेरी सांस टूट चुकी थी, सीना जल रहा था, पैर कांप रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन तभी एक आवाज आई, ना दौड़ने की ना चलने की, घसीटने की आवाज आई। धीरे, काफी धीरे। मैंने कांपते हुए नजर घुमाई। वो बुरी औरत घर से थोड़ी दूर पर रुक गई थी, ना अंदर आ रही थी ना वापस जा रही थी, जैसे वो मेरा बाहर आने का इंतजार कर रही हो। जमीन पर जो मीट भात मेरे हाथों से गिर गया था वो उसके बिल्कुल पास थी। और फिर वो झुकी, उनके पैर हवा में थे और मुंह सीधे खाने की तरफ। उन्होंने अपने मुंह से जमीन को छुआ। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ गई। हड्डियों की चटकने की काफी हल्की आवाज आई और वो जमीन से मीट और भात सीधे मुंह में भरने लगी। न चबाती थी ना रुकती थी, बस खाती जा रही थी। हर खाने के साथ उनका मुंह और ज्यादा खुलता जा रहा था। और फिर खाते खाते उन्होंने धीरे से अपनी आंख उठाई, सीधे मेरी तरफ। वो घूर रही थी ऐसी नजर से जैसे खाना जमीन पर नहीं, वहां मैं हूं। उनकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक भरोसा था कि अभी नहीं तो बाद में। उन्होंने खाते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान चेहरे पर नहीं, हड्डियों पर थी। फिर उन्होंने धीमे खुरदुरी आवाज में बुदबुदाया, मेरे पैर जमीन से चिपक गए। घर का दरवाजा मेरे और उसके बीच बस एक पतली सी हद बनाकर रह गया और उस हद के उस पार खड़ी थी वो चीज। वो खाना खत्म कर चुकी थी। तभी महादेव चचा आए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और जोर से बोले, तू चली जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन ये सुनते ही वो बूढ़ी जमीन से हल्की से उठी, जैसे उन्होंने वो चुनौती मंजूर कर ली हो, और वो हवा में सरकती हुई हमारे बिल्कुल पास आ गई। मंत्र से बंधी नमक की रेखा उसे अंदर नहीं आने दे रही थी, लेकिन उनका चेहरा पहले से ज्यादा टेढ़ा और ज्यादा भूखा लग रहा था। फिर उन्होंने दांत दिखाकर ऐसी आवाज में कहा जो इंसान की तो लग ही नहीं रही थी, मुझे बनाने वाले का हाथ चाहिए, उसी का लौकी उन्हें मैं चबा चबा कर खाऊंगी और उसकी छाती से मैं अपनी हाथ चमकाऊंगी। ये सुनते ही महादेव चाचा सतर्क हो गए, काफी सतर्क। उनके होंठ धीरे धीरे कुछ अजीब सा मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक उन्होंने पास रखे पानी की गिलास उठाई और पूरी ताकत से उस बूढ़ी की ओर उछाल दी। वो चीख उठी,
ऐसी चीख जो कानों के भीतर आहट छोड़ जाती हो। उस मंत्र के पानी से वो उल्टे पांव भागने लगी, लेकिन भागते हुए भी बार बार मुड़ मुड़ कर मुझे देखती थी, उंगली दिखाते हुए, सावधान करते हुए, कभी रुक कर, कभी पलट कर, कभी फिर वापस आते हुए, जैसे कह रही हो तुझे। और फिर अचानक वो गायब हो गई। मैं वही पत्थर की तरह खड़ा रह गया, सीना जोर जोर से धड़क रहा था। तभी महादेव चाचा मेरी तरफ मुड़े और बिल्कुल सामान्य आवाज में उन्होंने कहा, डर मत बाबू, कोई बात नहीं, अब वो तेरे पास नहीं आएगी। और थोड़ी राहत भरी सांस लेकर महादेव चाचा अपने कमर पकड़ते हुए बोले, मेरी कमर, जरा मीट दे दे, तारी पीकर थोड़ा रुकता हूँ। तेरे दादा को आने में काफी वक्त लग रहा है। आज की रात तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो मीट और तारी लेकर बाहर निकल गए, गाते गुनगुनाते हुए। मैंने पूछा, चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोले, मैं पास में ही हूँ, अगर वो बुढ़िया आएगी तो फिर से मुझे रहना होगा ना। और मैं वहीं खड़ा बस एक ही बात सोच रहा था, अगर महादेव चाचा एक पल भी देर से आते तो आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। तभी बाहर से दादाजी की आवाज आई। उनके साथ 2 और आदमी भी थे। दादाजी ने मेरी चेहरे की तरफ देखा और तुरंत पूछ बैठे, बाबू तो इतना डरा हुआ क्यों है, क्या हुआ? और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं कांपते हुए सब बताने लगा। सारी बातें सुनकर दादाजी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह इस गांव की चुड़ैल है। जब गांव के लोग बाहर जाते हैं और अमावस की रात में अगर कोई मीट भात बनाता है तो वो उस घर को ढूंढती है। कभी लोगों को, कभी सिर्फ एक इंसान को तकलीफ देने आती है। दादाजी ने जमीन की तरफ देखा, नमक के घेरे को। शुक्र है मैंने मंत्र वाली नमक तेरे आसपास बिछा दी थी, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। फिर गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तूने अपने होश संभाल लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, दादा लेकिन आपको इतनी देर क्यों लग गई? दादाजी बोले, महादेव घर पर था ही नहीं, उसकी बेटी को बिच्छू ने काट लिया था। मैं उसका इलाज कर रहा था और हाँ, थोड़ी तारी भी मैंने पी ली थी। मैंने धीरे से कहा, पर दादा महादेव चाचा तो आपको ढूंढते हुए यहीं आए थे, तारी की बात कर रहे थे और एक थैला हाथ में लिए हुए थे जो उन्होंने यहीं रखा हुआ है। दादाजी हैरानी से मुझे देखने लगे। महादेव तो मेरे साथ खड़ा है। वो घर पर वापस आने के बाद वो मेरे साथ ही तो था। उसकी बेटी दर्द से करा रही थी और वो मेरे साथ में ही झाड़ फूक में काम कर रहा था। फिर मैंने उनको पूछा, तो फिर मेरे पास वो कौन आया था? मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दादाजी का चेहरा डर से सुन्न हो गया और तभी छत के ऊपर से एक डरावनी आवाज गूंज उठी। लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं चला उस दिन जो आए थे वो महादेव चाचा कौन थे, और ना ही ये समझ आया कि वो वापस क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, यही थी अमावस की रात वाली कहानी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है वो महादेव चाचा कौन थे और वो वापस क्यों नहीं आए? मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि कुछ सवाल अगर पूछ लिए जाए तो जवाब पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी कहानियां ला पाऊँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।